गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4। इसके पहले 3 चैप्टर का वीडियो देख चुके हैं आप। इसमें हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद भारत के डिफरेंट ग्रुप के लोगों के ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या इफेक्ट हुआ, इसके बारे में हम पढ़े। पिछले चैप्टर में भारत के पीजेंट्स फार्मर किसानों के ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश रूल के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस चैप्टर में ट्राइबल्स वर्ड का हिंदी होता है जनजाति, जिसको हम बोलचाल की भाषा में आदिवासी भी कहते हैं। आदिवासी से आप परिचित भी होंगे, ऐसे भी देखे होंगे और टीवी वगैरह में भी देखे होंगे उनको। ट्राइबल्स ग्रुप को, आदिवासियों को इस देश का मूल निवासी माना जाता है। वही इस देश में प्रारंभ से रहते थे, इसीलिए उनको आदिवासी भी कहते हैं। और हम लोग जो हैं वो आर्यों के वंशज हैं, और आर्य इस देश में बाहर से आए थे और उन्होंने आदिवासियों और द्रविड़ जाति के लोगों को पराजित किया। द्रविड़ लोग साउथ इंडिया में जाके बस गए और आदिवासी जो हैं वो जंगलों में चले गए, और पूरे नॉर्थ इंडिया पर आर्यों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ट्राइबल्स ग्रुप उसी समय से ही जंगलों में ही रहते हैं, और जंगल ही उनकी दुनिया है। वन में फॉरेस्ट प्रोडक्ट जितने भी पाए जाते हैं, उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही उनका लाइफ स्टाइल डिपेंड है। उनका जीवन, उनका रहन सहन सब जंगल से ही जुड़ा हुआ है। तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ हमारे देश में, तो भारत के जितने भी फॉरेस्ट एरिया थे उसमें कीमती लकड़ियां, विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल हर्ब्स, जिनमें औषधीय गुण वाले जड़ी बूटियां पाई जाती थी। लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉरेस्ट वुड, जंगल के लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए पूरे फॉरेस्ट एरिया पर भी उनका अधिकार हो गया। उस फॉरेस्ट एरिया पर जब अधिकार हुआ तो वहां के रहने वाले जो आदिवासी और ट्राइबल ग्रुप थे, उनके जीवन पर इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। और कैसे उन लोगों ने अपने इस बदलाव को स्वीकार किया या नहीं किया, या उसके खिलाफ विद्रोह के लिए खड़े हुए, यही पूरे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चैप्टर की शुरुआत एक तस्वीर से है। नीचे आप देख रहे हैं कि ट्राइबल लोगों, महिलाओं की उड़ीसा के डोंगरिया कांधा आदिवासियों की एक जाति है, उस जाति की महिलाएं जंगल में कैसे खड़ी है। आप उनका रूप रंग, वेशभूषा, पहनावा देख सकते हैं। बिरसा मुंडा की चर्चा है। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो हमारे बिहार से ही बट के झारखंड बना है, उस क्षेत्र में रांची में बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। बिरसा मुंडा ट्राइबल लोगों के लीडर थे, और उनके प्रति ऐसा विश्वास था ट्राइबल लोगों में कि बिरसा मुंडा को ईश्वर ने अपॉइंट किया है, भेजा है उनके पास हमारे दुखों को दूर करने के लिए। क्योंकि ट्राइबल लोगों के सारे रिसोर्सेज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिकार कर लिया, तो यह उनके लिए जीवन में दुख का समय था। तो मुंडा जाति के जनजाति ट्राइबल लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे, इसीलिए उस एरिया में उन्हें गॉड भी कहा गया है, भगवान। वे मुंडा ट्राइब से बिलोंग्स करते थे, लेकिन उनके समर्थक, उनके अनुयायी, फॉलोअर दूसरे ट्राइबल ग्रुप जैसे संथाल और उरांव ट्राइबल ग्रुप्स में भी उनके समर्थक थे। और उन लोगों ने परंपरागत तरीके से भूमिगत होके, छूट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष किया था। इस बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। अब है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव, वे रहते कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, वही है सबसे पहले हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव।
ट्राइबल लोग एक तरह का काम नहीं करते थे, विभिन्न तरह के काम ट्राइबल समुदाय के लोग करते थे। सबों का अपना अपना एक समूह था। ट्राइबल का एक ग्रुप था जिसको इतिहास में झूम कल्टीवेटर्स कहा गया। झूम कृषक, कल्टीवेटर्स मतलब किसान, खेती करने वाला, कृषि करने वाला। झूम कल्टीवेटर्स क्यों कहा गया? झूम एक सिस्टम था, खेती करने का तरीका, जिसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता था। वह तरीका क्या था उसके बारे में इसमें लिखा है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरित खेती या झूम कल्टीवेशन, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें जंगल के एक छोटे से टुकड़े पर के जंगलों को काट के उसको जला दिया जाता था। लकड़ी वगैरह के जलने से जो राख जमीन पे होते थे और वो जमीन भी साफ हो जाता था, उसी राख में बीज डाल दिया जाता था, फूड ग्रेन का, अनाज का। और मॉनसून पीरियड में जब वर्षा होती थी तो बीज अपने आप उग जाते थे और वो जंगलों के जलाए हुए अवशेष के जो राख था वह उन फसलों के लिए फर्टिलाइजर का काम करते थे। और इस तरह उस एरिया में वो खेती करते थे। एक साल एक जगह के जंगल को काट के एक साल अन्न उपजा लिए, फिर दोबारा उसमें उस एरिया में खेती नहीं करते थे। फिर अगले आगे जा करके फिर दूसरे एरिया के जंगल के छोटे से टुकड़े को साफ करते थे, फिर उसी प्रोसेस से उसको जलाते थे, फिर उसी राख पे बीज डालते थे। यानी एक जगह से दूसरे जगह ये ग्रुप आगे बढ़ते जाते थे, जंगलों को काटते जाते थे और उसमें झूम खेती करते थे। इस तरह का जो एक ग्रुप था इसको झूम कल्टीवेटर्स कहा जाता था। आदिवासी का एक कम्युनिटी ये काम करता था। दूसरा कम्युनिटी समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स शिकारी, शिकार करने वाले। गैदरर्स हिंदी होता है संग्राहक, जमा करने वाला, जो किसी चीज को कंद मूल फल जंगलों से इकट्ठा करके लाके उनको जमा करके, या जानवरों का शिकार करने वाले दूसरे लोग होते थे और एक ग्रुप होता था जो उन जानवरों को लाके उनका मांस बना के उसको संग्रह करके रखता था। तो यह एक झूम कल्टीवेटर एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था हंटर्स एंड गैदरर्स। जैसे इसमें उड़ीसा का कोंड जनजाति का नाम दिया है, जो सामूहिक रूप से शिकार करता था और शिकार किए हुए जानवरों का मांस आपस में शेयर करता था, बांट के उसको आपस में सब लोग बांट लेते थे। इसके अलावा दे कलेक्टेड फ्रूट्स एंड रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड मेड कुकिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ ट्रीज। जंगलों से कंदमूल फल इकट्ठा करना भी उनका काम था। महुआ का पेड़ आप देखे हैं, उसमें महुआ फूल होता है और उसी में फिर एक फल आता है जिसको गहुआ कहते हैं। गहुआ से तेल भी निकलता है। तो ट्राइबल पीपुल वही महुआ ट्री से निकलने वाले बीज से तेल बनाते थे और उसी तेल से वो खाना भी बनाते थे और रोशनी के लिए लैंप जलाने का भी काम करते थे। They also collected many herbs and herbs of medicinal use। बहुत सारे जड़ी बूटियां जो बीमारियों की इलाज में काम आती थी उसको भी वे लोग इकट्ठा करते थे। और ये सारी चीजों को लोकल मार्केट में, जंगल के बाहर रहने वाले जो कॉमन लोग थे उन लोगों के पास जाके उनको बेचते थे। कुसुम और पलाश के फूल भी जाके बेचते थे। जो बुनकरों को और चमड़ा लेदर वर्कर, जो कपड़ा बुनने वाले वीवर थे और जो लेदर वर्कर थे, उनको चमड़ा और कपड़ा के रंगने में कुसुम और पलाश के फूल का इस्तेमाल वे लोग करते थे। उस समय सिंथेटिक कलर नहीं था, तो इसके लिए ये ट्राइबल जनजाति के लोग इन चीजों की सप्लाई वीवर्स और लेदर वर्कर्स को करते थे। तीसरा ग्रुप जो आदिवासियों का था वो था एनिमल हर्डर्स, पशु चरवाहा, जिनका काम था पशु पालना और पशुओं को चराना। भेड़ बकरी ये दो तरह के दो जानवर ज्यादा पालते थे आदिवासी लोग, आज भी पालते हैं। इसमें पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में रहने वाले वैन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लंबाडीज,
कश्मीर के बकरवाल कम्युनिटी जो बकरी चराती थी, गोट, इसीलिए उसका नाम भी बकरवाल है। हिमाचल प्रदेश के गाटी जनजाति, गरेड़िया जिसको कहते हैं, भेड़ चराने वाला। तो ये सब जो थे इनका नाम आप याद रखेंगे, कौन गोट हर्डर था और कौन सीप हर्डर था, शेफर्ड जिसको कहते। ये सभी ग्रुप अलग अलग सीजन में, ये लोग भी एक जगह नहीं रहते थे क्योंकि इनके पशुओं के लिए चारा सालों भर एक जगह उपलब्ध नहीं होता था। एक एरिया में ये लोग कुछ समय रहते थे, जब वहां का चारा खत्म हो जाता था तो अपने पशु और अपने परिवार के साथ, मतलब इनका फैमिली और इनका जानवर जो ये पालते थे, सब एक साथ ही रहते थे। और जहां भी जाना होता था अपने फैमिली मेंबर और अपने पशुओं को साथ लेके, अब एक साथ 10, 20, 50 परिवार रहता था, वो सबके जानवर हुए, सबका फैमिली मेंबर हुआ, ये सब यूनाइट होके एक साथ रहते थे। और एक एरिया का जब पास्चर लैंड, चारागाह खत्म हो जाता था तो फिर दूसरे एरिया में, पास्चर लैंड जिस एरिया में होता था, उनको इस बात का ज्ञान था कि किस सीजन में, किस मौसम में, किस एरिया में पास्चर लैंड पाया जा सकता है या घास उपलब्ध है, तो उसी एरिया में वे लोग चले जाते थे। वही थे एनिमल हर्डर्स। आगे चल के कुछ ऐसे जनजाति थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे, अस्थायी रूप से एक जगह बस के खेती करने लगे। क्योंकि ये एनिमल हर्डर हो या झूम कल्टीवेटर हो या हंटर्स गैदरर्स, ये सब एक जगह से दूसरे जगह पर स्थान बदलते रहते थे। लेकिन आदिवासियों में एक समूह ऐसा भी था जो सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगा था, अस्थायी खेती, जिसमें मुंडा, गोंड और संथाल जाति के जो लोग थे, ये तीनों हमारे झारखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तीनों जनजाति के आदिवासी, ये लोग ज्यादा सेटल्ड लाइफ जीते थे, एक जगह स्थायी रूप से निवास करते थे। वे लोग अपने प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर अपने खेतों में खेती का काम करते थे। They started using the plow and gradually established their right on the land. झूम कल्टीवेटर हल बैल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वही राख के ऊपर बीज डाल दिए, वही वर्षा से आगे जाके अंकुरित होता था। लेकिन जो सेटल्ड कल्टीवेटर थे, वे लोग आगे चल के प्लाउ, हल, खेत जोतने का साधन होता है, उसका इस्तेमाल करने लगे। और प्रत्येक मेंबर जब एक जगह अस्थायी रूप से वे लोग खेती करने लगे, तो जिस जमीन के टुकड़े पर वो खेती करते थे, वह जमीन के टुकड़े पर वो अपना अधिकार मानने लगे और वह उनका अधिकार वंशानुगत होने लगा। मतलब चूंकि उन लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं था, एक ही जगह पर रहना था, इसलिए जमीन पर वंशानुगत अधिकार का सिस्टम यहीं से शुरू होता है कि कोई जो जमीन जो जोतता था, उसके मरने के बाद उसे के ही खानदान के लोग या उसी के पुत्र उस जमीन को जोत सकते थे। तो ये जो अभी तक आपने पढ़ा, वह ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों का जीवन था कि इस तरह उनका जीवन आपने देखा कि जंगलों के साथ ही जुड़ा हुआ। दूसरा इसका है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, अंग्रेज भारत को अपना कॉलोनी बनाया था, उपनिवेश, इसीलिए अंग्रेजों के शासन को ही कॉलोनियल रूल कहा जाता है, औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन जब आया तो इन लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया। अब सबसे पहले व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ, ये जितने भी जनजाति थे उनका अपना एक सरदार होता था। ब्रिटिश के आने के पहले ये ट्राइबल चीफ जो थे, लाइक मिनी किंग्स, छोटे राजा की तरह थे। मतलब एक ट्राइबल का एक चीफ होता था जो अपने ट्राइबल के एरिया में या लोगों पर शासन करता था। They were free to do as they pleased in the territory under their control। और जिस क्षेत्र में वो ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, उस क्षेत्र में वो अपनी इच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र थे। They instituted and implemented land and forest law। इन लोगों अपने लिए जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ अपने लिए कानून बना के रखे थे। In many cases their own police, बहुत सारे जगहों पर आदिवासियों की अपनी पुलिस भी थी। With the coming of British, the role of tribal chief changed। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये जो जनजातियों के सरदार थे, उनकी भूमिका बदल गई। Imposing British law on the tribals and to ensure their good behavior।
और ब्रिटिश ने जो कानून बनाया था उसको उन्होंने आदिवासियों पर भी लागू किया और उनसे अच्छे व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश की नजर में ये लोग जंगली और सभ्य थे। Even though they retained their land title and power to rent out land, they lost most of their traditional privilege. हालांकि उनके जमीन पर उनका अधिकार कायम रहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नए कानून के कारण उनकी बहुत सारी सुविधाएं समाप्त हो गई। अगला है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनके साथ क्या हुआ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आए तो उन्होंने झूम कल्टीवेशन को फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए डेंजरस बताया, खतरा बताया, और रियल में वो खतरा था ही, क्योंकि झूम कल्टीवेटर बड़ी संख्या में जंगलों को काटते थे और उस पर खेती करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ आई तो उन्होंने झूम कल्टीवेशन को सेटल डाउन, दे वुड हैव मोर कंट्रोल ओवर देम, उन ऊपर कंट्रोल रखना भी ब्रिटिश लोगों को मुश्किल था, क्योंकि एक जगह वो अस्थायी रूप से रहते नहीं थे, उन पर कंट्रोल रखना भी कठिन था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी झूम कल्टीवेटर वाले ट्राइबल ग्रुप थे उनको सेटल्ड कल्टीवेटर के रूप में एक जगह बसने के लिए बाध्य किया, और एक जगह वो जब बस गए तो उनसे रेवेन्यू राजस्व वसूली में उनको सुविधा मिली। With this in mind, they introduced beaver, a term used in Madhya Pradesh to define the shifting down of shifting groups. जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले लोग अस्थायी रूप से बस गए थे उनको बीवर कहा जाने लगा। The British measured the land, fixed the revenue, declared some tribal as landowner and other as tenants. ब्रिटिश ने उस क्षेत्र में क्या किया कि सभी जो झूम कल्टीवेटर थे उनको बसाया, उस एरिया के जमीन का माप करवाया, उनका रेवेन्यू निश्चित किया, और कुछ ट्राइबल लोगों को जमींदार लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया, और बाकी लोगों को टेनेंट्स, बटाईदार या किरायादार आप उसको कर सकते हैं, जो लैंड ओनर्स की खेती पर खेतों में काम करते थे। तो कुछ को टेनेंट्स और कुछ को लैंड ओनर बनाया, और उनके माध्यम से जो लैंड ओनर जिन ट्राइबल्स लोगों को बनाया गया उनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी, और लैंड ओनर टेनेंट से रेवेन्यू लेकर के गवर्नमेंट के पास पहुंचाते थे। लेकिन यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहा। पुअर सॉइल क्वालिटी डिड नॉट सपोर्ट सेटल्ड एंड सस्टेन्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि उस क्षेत्र की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए एग्रीकल्चर को सस्टेन करना, ज्यादा दिनों तक सर्वाइव रखना काफी मुश्किल था। इन एडिशन वाटर स्कार्सिटी वाज ए प्रॉब्लम, और इस क्षेत्र में पानी की कमी भी एक समस्या थी। झूम कल्टीवेटर रिवर्टेड टू देयर ओल्ड सिस्टम, और इसका परिणाम ये हुआ कि झूम कल्टीवेटर जो थे वे लोग फिर से अपने पुराने परिपाटी में, पुराने सिस्टम में लौट आए। बस इतना तक इसमें। नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर का अगला भाग अगले दिन।